तो आज बात करेंगे बिजनेस साइकिल की। तो क्या बिजनेस साइकिल एक चाइल्ड की तरह है? क्या इकोनॉमी एक छोटे बच्चे की तरह है कि बच्चा जैसे एक बार गिरता है फिर उठ जाता है, इकोनॉमी भी गिरती है उठती है? तो उसी की बात करेंगे आज की वीडियो में कि किस तरह से साइकिल ये जो बिजनेस का है ये कंप्लीट चलता रहता है और किस तरह से इसमें अप एंड डाउन आते रहते हैं। जैसे एक बच्चा गिरता है और उठता है उसी तरह से इकोनॉमी भी गिरती उठती रहती है। आज की वीडियो में इसी की बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो व्हाट इज बिजनेस साइकिल? बिजनेस का जो साइकिल है ये क्या चीज़ है? सो एवरी कंट्री विटनेस बूम एंड डिप्रेशन पेरियोडिकली। तो जो भी कंट्री है उसमें कभी ना कभी उसे सामना करना पड़ता है, बूम का भी और डिप्रेशन का भी। अब बूम या डिप्रेशन किस तरह से हम कहते हैं उसकी बात करते हैं। डिप्रेशन इज कैरेक्टरिस्टिक एज फॉलिंग प्रोडक्शन, फॉलिंग प्राइजेस एंड राइज इन अनएम्प्लॉयमेंट। तो डिप्रेशन कब कहेंगे किसी इकोनॉमी में, किसी कंट्री में, कि जब वहाँ पर बेरोजगारी बढ़ जाए, जब प्रोडक्शन कम हो जाए और प्राइस भी कम हो जाए। तो प्रोडक्शन का कम होना, प्राइजेस का कम होना और बेरोजगारी का बढ़ना जब भी किसी कंट्री में, इकोनॉमी में होगा तो उसे कहेंगे डिप्रेशन। इसका उल्टा कर दें, ऑन द अदर हैंड बूम इज कैरेक्टरिस्टिक एज राइजिंग प्रोडक्शन, राइजिंग प्राइस एंड हाई एम्प्लॉयमेंट परसेंटेज। तो बूम कब कहेंगे? जब भी किसी कंट्री में, किसी इकोनॉमी में जो प्राइजेस हैं वो बढ़ जाएंगे, जो प्रोडक्शन है वो बढ़ जाएगा और जो एम्प्लॉयमेंट है वो भी हाई हो जाएगा उसका परसेंटेज। तो उस कंट्री में उस सिचुएशन को बूम कहा जाएगा। तो प्राइजेस का कम होना, प्रोडक्शन का कम होना और बेरोजगारी का बढ़ना यानी कि अनएम्प्लॉयमेंट का बढ़ना डिप्रेशन है। और जो बूम होगा उसमें प्राइजेस और प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा और जो परसेंटेज होगा बेरोजगारी का वो कम हो जाएगा यानी कि एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो जाएगा। सो दीज चेंजेस ऑफ बूम एंड डिप्रेशन आर साइक्लिक इन फॉर्म। तो ये जो बूम और डिप्रेशन का चेंज है ये साइकिल की तरह चलता रहता है यानी कि साइक्लिक होता है, कभी डिप्रेशन कभी बूम डिप्रेशन इस तरह से चलता रहता है। सो हेंस दीज कॉल्ड ट्रेड और बिजनेस साइकिल। और ये जो साइकिल चलती रहती है इन दोनों की, इसी को कहा जाता है बिजनेस साइकिल या ट्रेड साइकिल। दिस फ्लक्चुएशन टेकिंग प्लेस इन एन इकोनॉमी एट इंटरवल। तो समय समय पर ये जो फ्लक्चुएशंस हैं बूम डिप्रेशन की ये किसी इकोनॉमी में आती रहती हैं और इसी को कहते हैं बिजनेस या ट्रेड साइकिल। तो नेक्स्ट बात करते हैं, इट फॉलोज फ्रॉम द डेफिनेशन दैट बिजनेस साइकिल टेक प्लेस इन कैपिटलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी। तो जो बिजनेस साइकिल होगा वो कैपिटलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी इन दो में ही होगा यानी कि कैपिटलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी में जो ये चीज़ें जो बिजनेस साइकिल की होंगी तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में नहीं होगा। अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन आएगा कि ये चीज़ क्या है, कि ये सोशलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी ये है क्या चीज़? तो इस पर भी एक कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो बनाई हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये वीडियो आप एंड तक देखें, उसके बाद आप उसे भी जरूर देखें ताकि आपको समझ आ जाए कि ये चीज़ क्या है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, मिक्स इकोनॉमी। कंप्लीट बात की हुई है इस वीडियो में, ज़्यादा लेंथी नहीं है वो वीडियो, तो आप उसे जरूर देखिए। तो यहाँ पर जब भी कैपिटलिस्ट और मिक्स इकोनॉमी होगी वहीं पर इसकी ये जो साइकिल पाई जाएगी जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होगी यानी कि जहाँ पर सरकार का यानी कि गवर्नमेंट का, पब्लिक सेक्टर का रोल ज़्यादा होगा, वहाँ पर इसके चांसेस नहीं होते। उसके बाद दे रिलेट टू ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसमें सभी इकोनॉमिक एक्टिविटी आएंगी बिजनेस साइकिल में। उसके बाद अगर बात करें तो ट्रेड और बिजनेस साइकिल है 4 फेजेस। तो इसके 4 फेजेस हैं, 4 हिस्से हम कह सकते हैं, 4 पार्ट्स में इसे डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे भी हम कह सकते हैं। नंबर 1 इज एक्सपेंशन। बूम को एक्सपेंशन भी कहते हैं, एक्सपेंशन यानी कि वर्ड से समझ आ रहा है एक्सपेंड होना। सेकंड रिसेशन यानी कि कमी हो जाना, घटना। कंट्रैक्शन सिकुड़ जाना, बिल्कुल ही कम हो जाना यानी कि डिप्रेशन की सिचुएशन। उसके बाद आता है रिवाइवल, इसे रिकवरी भी कहते हैं। अभी एक बोर्ड पे आपको समझाऊंगा मैं किस तरह से ये इसका डायग्राम होगा। तो सबसे पहले तो ये 4 फेज हैं, एक्सपेंशन, रिसेशन, कंट्रैक्शन और रिवाइवल। देयर पीरियड इज नॉट फिक्स बट अकर अगेन एंड अगेन। तो इनका कोई पीरियड फिक्स नहीं है कि इतने टाइम के लिए बूम होगा, डिप्रेशन होगा, रिसेशन होगा, रिकवरी होगी। ये अगेन एंड अगेन होता है, साइकिल की तरह, साइकिलिक फॉर्म में होता है जैसे हमने अभी बात की। तो ये थी बेसिक बात। उसके बाद अब बात करते हैं टाइप्स क्या क्या है, कि ये जो बिजनेस साइकिल है इसके टाइप्स कौन कौन से होते हैं। नंबर 1 इज मेजर साइकिल। मेजर साइकिल का क्या टॉपिक है? दीज आर
ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ 8 to 12 ईयर। तो जो नंबर 1 टाइप आता है बिजनेस साइकिल का वो है मेजर साइकिल। इनका जो टाइम स्पैन होगा, जो टाइम होगा मेजर साइकिल का, वो 8 से 12 साल के लिए होगा। इसमें 8 से 12 सालों को कंसीडर किया जाता है। दे वर फर्स्ट एक्सप्लेन बाय फ्रेंच इकोनॉमिस्ट जगलर, हेंस दे आर कॉल्ड जगलर साइकिल्स। तो मेजर साइकिल के बारे में सबसे पहले एक्सप्लेनेशन दी थी, बात की थी फ्रेंच के इकोनॉमिस्ट थे जगलर, तो उन्होंने इसके बारे में सबसे पहले बात की थी, तो इसे जगलर साइकिल भी कहते हैं। इनका टाइम स्पेन 8 से 12 साल का होगा। तो आपको जगलर याद रखना होगा, तो आप जंगल से इसे रिलेट कर सकते हैं। जंगल बड़ा होता है तो जगलर जंगल, ऐसे आपको याद करना है तो आप कर सकते हैं। सेकंड वन की बात करते हैं माइनर साइकिल। मेजर नाम से समझ आ रहा था बड़ी, जगलर जंगल, यानी कि रिलेट करना है। अब माइनर में क्या होगा, किचन, किचन छोटी होती है तो किचन माइनर छोटी, ऐसे आपको रिलेट करना सीखना होगा। ड्यूरेशन ऑफ दिस साइकिल इज फ्रॉम 2 to 5 ईयर। तो जो मेजर साइकिल थी उसका ड्यूरेशन था 8 से 12 साल, जो माइनर साइकिल है इनका ड्यूरेशन है 2 से 5 साल का। दे वर फर्स्ट मेंशन बाय इंग्लिश इकोनॉमिस्ट किचन। तो जो इंग्लिश इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने माइनर साइकिल के बारे में बात की थी, नाम था उनका किचन, हेंस दे आर कॉल्ड किचन साइकिल। तो इसे किचन साइकिल भी कहते हैं। ए मेजर साइकिल कंप्राइज ऑफ मैनी माइनर साइकिल। फॉर इंस्टेंस द पीरियड फ्रॉम 1921 to 1932 इज कैरेक्टराइज्ड बाय मेजर साइकिल। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि जो मेजर साइकिल होगा उसमें कई सारी माइनर साइकिल होगी। तो हमें मालूम है कि छोटी छोटी चीज़ों से बड़ी चीज़ बनती है, तो यानी कि छोटे टुकड़ों से बड़ा मेजर जो टुकड़ा होता है, जो हिस्सा होता है वो बनता है। यानी कि माइनर साइकिल काफ़ी सारे इंक्लूड होंगी एक मेजर साइकिल में। यहाँ पर ये एग्जांपल दे रहा है 1921 से 1932 का, यानी कि 1921 से 1932, यानी कि ये 12 साल की अगर गैप की बात करें तो यहाँ पर इसमें जो माइनर साइकिल आएंगी वो सबसे पहले तो आएगी 1921 से 1924 तक, फिर 1924 से 27 तक, और फिर 27 से 32 तक। तो इस तरह से ये साइकिल्स, यानी कि एक मेजर साइकिल में छोटी छोटी अलग अलग माइनर साइकिल आएंगी। थर्ड वन की बात करते हैं वेरी लॉन्ग साइकिल। तो सबसे पहले मेजर की बात की तो उसमें जगलर आया, उसके बाद माइनर में किचन आया, तो अब वेरी लॉन्ग में आएगा कॉन्ड्राटिफ, KOUNDRATIEFF, कॉन्ड्राटिफ, कॉन्ड्राटिफ। तो यहाँ पर ये काफ़ी लॉन्ग नेम है और साइकिल का नाम भी है वेरी लॉन्ग। नाम भी काफ़ी हम कहीं अलग सा है, थोड़ा सा डिफरेंट है, मुश्किल है, तो इसे आपको याद रखने में आसानी होगी कि वेरी लॉन्ग का होगा कॉन्ड्राटिफ। तो दीज आर प्रोलॉन्ग साइकिल विद देयर ड्यूरेशन रेंजिंग फ्रॉम 50 to 60 ईयर। तो इनकी जो रेंज होगी वो 50 से 60 साल होगी। मेजर की रेंज थी 8 से 12 साल, माइनर की 2 से 5 साल। अब वेरी लॉन्ग की जैसे नाम से समझ आ रहा है वेरी लॉन्ग, तो इनकी जो ड्यूरेशन होगी वो होगी 50 से 60 साल की। These were first referred by Russian economist Kondrativ। जैसे हमने अभी बात की कि जो रशियन इकोनॉमिस्ट थे कोंड्राटिव, उन्होंने इसके बारे में बात की थी। इनका जो टाइम स्पैन होगा वो 50 से 60 साल का होगा। तो जब एक वेरी लॉन्ग साइकिल की बात होगी तो इसमें काफ़ी सारी मेजर और माइनर साइकिल इंक्लूड हो जाएंगी, क्योंकि मेजर बनेगा माइनर से, और जब मेजर और माइनर को जोड़ देंगे तो वो बन जाएगी वेरी लॉन्ग साइकिल। तो अब बात करते हैं फेजेस कौन कौन से होते हैं बिजनेस साइकिल में। डिफरेंट फेजेस होते हैं, एक्सपेंशन, रिसेशन, डिप्रेशन, रिवाइवल, यानी कि बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी, इन्हीं की बात करते हैं। और बोर्ड भी अब आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से इसे हम समझ सकते हैं। ये चारों जो फेजेस हैं, यानी कि एक तरह से ये जो इकोनॉमी की साइकिल है इसे 4 भागों में किस तरह से हम डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि बिजनेस साइकिल को किन किन पार्ट्स में, किन किन फेजेस में हम बांट सकते हैं, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर सकम्प्टर ए बिजनेस साइकिल है 4 फेजेस, 4 फेजेस हैं। बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी। बूम को एक्सपेंशन भी कहते हैं और यहाँ पर डिप्रेशन को कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं। तो यहाँ पर ये है बिजनेस साइकिल का एक तरह से डायग्राम। तो यहाँ पर सबसे पहले तो है वाई एक्सिस पे आउटपुट और यहाँ पर एक्स एक्सिस पे है टाइम। तो यहाँ पर कोई ऐसे, यहाँ पर हमें नंबर नहीं है लेने कुछ भी। एक्स एक्सिस पे टाइम, वाई एक्सिस पे आउटपुट। तो यहाँ पर ई है, यहाँ पर हमने एक एम्प्लॉयमेंट का नाम भी हम इसे दे सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ई यानी कि एम्प्लॉयमेंट को देखकर हम यहाँ पर जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये बूम है यहाँ तक, फिर यहाँ से रिसेशन स्टार्ट हो गया, ए पॉइंट से बूम है,
ये कम हो रहा है, यहाँ पर रिसेशन आ गया। जहां पर ये कम होना स्टार्ट होगा वहां से रिसेशन स्टार्ट हो जाएगा। जब ये बिल्कुल कम हो गया, बिल्कुल डाउन आ गया यानी कि बी पॉइंट पर, तो ये डिप्रेशन हो गया बिल्कुल, यानी कि जो इकोनॉमी है मंदी की स्थिति आ गई। जब तक बूम था तब तक तेजी थी, फिर यानी कि ए पॉइंट था एम्प्लॉयमेंट के अकॉर्डिंग, यहाँ पर हम इसे कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब तक बूम था मंदी नहीं थी, यानी कि इकोनॉमी में तेजी थी, बूम था। उसके बाद यहाँ पर धीरे धीरे रिसेशन आना स्टार्ट हो गई, ये नीचे की ओर जा रहा है। फिर यहाँ पर बी पॉइंट पर बिल्कुल डाउन फॉल आ गया, डाउन पॉइंट आ गया, यानी कि मंदी आ गई पूरी तरह से इकोनॉमी में। बी पॉइंट पर डिप्रेशन, फिर वहां से धीरे धीरे रिकवर होना स्टार्ट हो गया, सी पॉइंट पर आकर रिकवरी हो गई। और उसके बाद एक बार फिर से बूम आ जाएगा डी पर, फिर वही रिसेशन, फिर वहीं से डिप्रेशन, रिकवरी, फिर बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी, ये चलता ही रहता है। क्योंकि हमने अभी बात की थी कि ये जो बिजनेस साइकिल है ये साइक्लिक फॉर्म में चलती रहती है अगेन एंड अगेन। इसका कोई स्पेसिफिक टाइम इंटरवल नहीं है कि इतने टाइम तक बूम रहेगा, फिर इतना टाइम रिसेशन आएगा, फिर डिप्रेशन होगा, फिर रिकवरी होगी, ऐसा कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है। अब एम्प्लॉयमेंट किस तरह से होगा, प्रोडक्शन वगैरह कैसे होगा, इन्वेस्टमेंट कैसे होगी, इन चारों ही फेजेस में, चाहे वो बूम हो, रिसेशन हो, डिप्रेशन हो, रिकवरी हो, किस तरह से यहाँ पर हर चीज को मैनेज किया जाता है उसी की बात करेंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट हम सबसे पहले बात करेंगे बूम की, फिर रिसेशन की, फिर डिप्रेशन की, फिर रिकवरी की, फिर एक चार्ट के अकॉर्डिंग शॉर्ट फॉर्म में भी इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो ये था इसका जो डायग्राम है बिजनेस साइकिल का। तो अब बात करते हैं बूम क्या होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो है एक्सपेंशन और बूम का। दिस फेज ऑफ द बिजनेस साइकिल रिप्रेजेंट द बेस्ट स्टेज ऑफ प्रोस्पेरिटी, यानी कि जब बूम होता है या एक्सपेंशन होता है तो बिजनेस साइकिल में जब भी, तो इसे बेस्ट स्टेज माना जाता है, समृद्धि का प्रतीक है ये एक तरह से। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ ईच कंट्री इज अटेन्ड एट दिस स्टेज। तो जब ये स्टेज अचीव हो जाता है तो किसी भी कंट्री की जो पॉलिसी होती है इकोनॉमी से रिलेटेड, उसका ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाता है, अटेन हो जाता है। इन दिस फेज हेक्टिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज गो ऑन एंड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर पुट टू ऑप्टिमम यूज, यानी कि जब बूम होता है तो जो भी प्रोडक्शन के फैक्टर्स हैं उनका भी ऑप्टिमम यूज हो रहा होता है, यानी कि एकदम सही से यूज हो रहा होता है। उसके अलावा यहाँ पर इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है कि ये जो एक्सपेंशन या बूम की कंडीशन होगी इसमें खासियत क्या 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 होगी उसी की बात करते हैं हम। नंबर 1 इज इनकम और प्रोडक्शन इज द मैक्सिमम। तो जब भी बूम होगा तो जो इनकम होगी और जो प्रोडक्शन होगा ये दोनों चीज़ें अपने मैक्सिमम लेवल पर पहुंच जाती हैं। लेवल ऑफ इनकम इज सफिशिएंटली हाई, तो जितना हाई इनकम का लेवल होना चाहिए उतना हो जाता है इस कंडीशन में। बिकॉज ऑफ द इंट्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लायर द एक्सेलरेटर इंक्रीज इन इनकम इज मैनी टाइम मोर देन द इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। तो मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर के इफेक्ट के कारण ही जो चेंज होता है इनकम में वो कई गुना ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू इन्वेस्टमेंट। अब ये मल्टीप्लायर क्या चीज़ है ये किसी और वीडियो में बात करेंगे और आपको बताऊंगा कि इसकी फॉरवर्ड और बैकवर्ड किस तरह से होता है मल्टीप्लायर का इफेक्ट, उसकी बात करेंगे काफ़ी जल्द, उस टॉपिक पर भी वीडियो आएगी। तो यहाँ पर आप इतना समझ लीजिए कि जब बूम की कंडीशन होती है तो इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा चेंज होना जो हमारी इनकम है उसे कई गुना चेंज कर देता है। सेकंड की बात करते हैं, प्राइजेज राइज वेरी हाई, जो राइज हो जाते हैं प्राइजेज काफ़ी ज़्यादा। थर्ड वन की बात करते हैं, द इकोनॉमी रीचेज फुल एम्प्लॉयमेंट बाय रिमूविंग अनएम्प्लॉयमेंट। तो जब बूम की कंडीशन होती है तो फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव हो जाता है, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं रहता, बेरोजगारी नहीं रहती। बियॉन्ड द स्टेज ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट द इकोनॉमी एक्सपीरियंस ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट एंड हैंस राइज इन प्राइस एंड वेजेस। तो कई बार इस कंडीशन में ओवर एम्प्लॉयमेंट भी हो जाता है, तो इसी के कारण जो प्राइजेस हैं और जो वेजेस हैं वो हाई हो जाते हैं। नेक्स्ट वन की बात करते हैं, वेजेस रेट्स ऑफ इंटरेस्ट रेंट एंड टैक्सेस इंक्रीज। तो अब जब बूम की कंडीशन होगी, प्रोडक्शन वगैरह जब बढ़ेगा तो जो रेंट होगा, वेजेस होगा, उसके अलावा इंटरेस्ट रेट होगा, ये सब कुछ भी बढ़ जाता है इसमें। बट इंक्रीज इन ऑल दीज इज लेस देन इंक्रीज इन प्राइजेज, सो रियल वेजेस डज नॉट राइज मच। तो यहाँ पर जो इनमें इंक्रीज होता है वो कम होता है, इतना ज़्यादा नहीं होता जितने ज़्यादा वस्तुओं की कीमतें बढ़ती हैं। यानी कि इनकम में भी इंक्रीज होता है लेकिन वो इतना ज़्यादा नहीं होता जितना जो गुड्स है उनकी प्राइस में होता है। यानी कि जो रियल इनकम होती है, वास्तविक इनकम होती है, वो ज़्यादा बढ़ नहीं पाती है क्योंकि वस्तुओं के प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं एज कम्पेयर टू इनकम। नेक्स्ट वन की बात करें तो
बिकॉज ऑफ रिलेटिविटी मोर इंक्रीज इन प्राइसेस देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रॉफिट राइज वेरी हाई। तो जो कंपनीज के प्रॉफिट हैं बूम की कंडीशन में वो भी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाते हैं, क्योंकि जो वस्तुओं का प्राइस है वो हाई हो जाता है लेकिन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सेम रहती है। यानी कि जब उसको जो गुड्स है उसको प्रोड्यूस करने का कॉस्ट सेम रहेगा लेकिन बिकेगा वो ज़्यादा प्राइस पे, तो अल्टीमेटली जो भी उनके प्रॉफिट होंगे वो इंक्रीज हो जाएंगे। नेक्स्ट वन की बात करते हैं, राइज इन प्रॉफिट एंड पॉसिबिलिटी ऑफ देयर रिमेनिंग हाई। तो यहाँ पर प्रॉफिट बढ़ जाते हैं और पॉसिबिलिटी भी यही रहती है कि ये हाई ही रहेंगे। लीड टू राइज इन द प्राइसेस ऑफ शेयर। अब जब किसी कंपनी के प्रॉफिट बढ़ गए और उन्हें लगता है कि फ्यूचर में भी ये प्रॉफिट बढ़ते रहेंगे, तो अल्टीमेटली जो भी उस कंपनी के शेयर होंगे उनकी जो प्राइस होगी वो भी हाई हो जाएगी। उसके बाद अगर बात करें तो अंडर कंडीशन ऑफ दिस ट्रेडर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स बिकम ऑप्टिमिस्ट, ऑल काइंड्स ऑफ प्रोडक्टिव एंड स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज ग्रो, एज ए रिजल्ट देयर इज मोर इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर जब बूम की कंडीशन होती है तो जो एंटरप्रेन्योर्स हैं और ट्रेडर हैं, व्यापारी हैं, जो उन्हें आशा दिखती है, यानी कि वो ऑप्टिमिस्ट हो जाते हैं, उन्हें आशा और दिखती है कि और ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो बूम की कंडीशन में इसीलिए इन्वेस्टमेंट कई गुना बढ़ जाती है, चाहे वो नए बिजनेस स्टार्ट करने हो यानी कि प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ हो, नई चीज़ों की फैक्ट्रीज वगैरह लगाना बूम की कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ती है, चाहे वो स्पेकुलेटिव प्रॉफिट का हो या फिर स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट हो, यानी कि सट्टेबाजी वगैरह भी बूम की कंडीशन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। नेक्स्ट वन की बात करते हैं, बैंक परस्यू लिबरल क्रेडिट पॉलिसी लीडिंग द मोर इन्वेस्टमेंट इन मशीन्स फैक्ट्री बिल्डिंग एटसेट्रा, इट रिजल्ट इन मोर प्रोडक्टिविटी। तो बैंक भी लोन वगैरह देता है तो उससे जो इन्वेस्टमेंट और ज़्यादा बढ़ जाती है मशीन्स में, फैक्ट्रीज में, क्योंकि जब लोन मिल जाएगा आसानी से तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी आसानी से हो जाएगी। नेक्स्ट वन की बात करें तो अंडर कंडीशन ऑफ प्रोस्पेरिटी प्रोड्यूसर एक्सपेंड इकोनॉमिक एक्टिविटी बाय स्टिमुलेटिंग डिमांड फॉर कंजप्शन गुड्स एंड राइज इन प्राइस लेवल एक्सपेंडिचर ऑफ द कंज्यूमर राइज एंड ऑल्सो डिमांड। तो जब बूम की कंडीशन होगी तो प्रोडक्शन हाई होगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, लोगों के पास इनकम आ जाएगी, तो वो डिमांड भी ज़्यादा करेंगे। डिमांड ज़्यादा करेंगे तो जो प्रोड्यूसर होंगे उनके भी प्रॉफिट बढ़ जाएंगे और उसी से इन्वेस्टमेंट होगी। यानी कि अल्टीमेटली इसका लिंक है, डिमांड का बढ़ना, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी, तो यानी कि अल्टीमेटली इनका लिंक है। और कहीं ना कहीं जो लोग लोन भी ज़्यादा लेंगे क्योंकि बैंक भी इशू कर देगा आसानी से, क्योंकि बूम है, इकोनॉमी में मंदी नहीं है। तो इस तरह से ये काफ़ी ज़्यादा रिलेट करते हैं एक दूसरे से, वस्तुओं की कीमतें बढ़ना, एम्प्लॉयमेंट का बढ़ना, उसके अलावा जो प्रोडक्शन का भी बढ़ जाना, डिमांड का भी बढ़ जाना। तो इसमें जो बूम की कंडीशन है इसमें सभी चीज़ें बढ़ती रहती हैं लेकिन बेरोजगारी कम हो जाती है। लास्ट पॉइंट जो इसका उसकी बात करें तो अंडर कंडीशन ऑफ प्रोस्पेरिटी द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंशन कंटिन्यूज टू बी क्यूमुलेटिव एंड सेल्फ सस्टेन टिल द इकोनॉमी रीच द हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोडक्शन कॉल्ड बूम, इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ ओवरफुल एम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन। तो यहाँ पर जो इकोनॉमी है वो अपने हाईएस्ट लेवल पर जब पहुँच जाती है तो यहाँ पर फुल एम्प्लॉयमेंट की जगह ओवर एम्प्लॉयमेंट हो जाता है और इन्फ्लेशन की स्थिति भी आती है। अब इन्फ्लेशन पर कंप्लीट चैप्टर है, उस पर भी वीडियो बनाई जाएगी अलग से। तो यानी कि जब भी बूम हो जाएगा तो इन्फ्लेशन की स्थिति भी आ जाएगी और यहाँ पर जो फुल एम्प्लॉयमेंट की जगह ओवर एम्प्लॉयमेंट भी हो जाएगा। तो ये है बूम की कंडीशन, यानी कि हर चीज़ों की प्राइसेस बढ़ेंगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, डिमांड बढ़ेगी, लेकिन बेरोजगारी कम हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी। तो ये था बूम में क्या क्या होता है, उसकी कंडीशंस क्या क्या हैं। अब बात करते हैं रिसेशन, जो हमने डायग्राम में बात की थी बूम, उसके बाद रिसेशन आना स्टार्ट हो गया था, उसकी बात करते हैं। अंडर द फेज ऑफ प्रोस्पेरिटी द एंटरप्रेन्योर्स मेक इन्वेस्टमेंट इन सर्टेन वेंचर्स विच डू नॉट प्रूव टू बी प्रॉफिटेबल। तो हमने अभी बात की कि बूम में जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। तो अब कई बार जो इन्वेस्टमेंट है वो गलत वेंचर्स में यानी कि गलत जगह पर हो जाती है, जिससे उन्हें लॉस होता है। तो लॉस जैसे जैसे उन्हें लॉस होना स्टार्ट होगा रिसेशन आना भी स्टार्ट हो जाएगा। किस तरह से अब बात करेंगे तो वो कुछ ऐसी जगह पर वेंचर्स में अपनी इन्वेस्टमेंट लगा देते हैं जिनसे उन्हें प्रॉफिट नहीं होता, लॉस हो जाता है। देयर ऑप्टिमिज्म गिव्स वे टू पेसिमिज्म, तो जो उनकी आशा है वो निराशा में बदल जाती है। इन्वेस्टमेंट शो साइन ऑफ डिक्लाइन, इन्वेस्टमेंट में भी डिक्लाइन आ जाती है, इन्वेस्टमेंट भी गिरने लगते हैं, क्योंकि जब बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं अगर उन्हें लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा तो जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं वो भी अपनी इन्वेस्टमेंट को कम कर देंगे। यानी कि रिसेशन आना स्टार्ट हो चुका है, बूम की कंडीशन खत्म हो चुकी है, वो धीरे धीरे नीचे आ रही है। नेक्स्ट बात करते हैं,
उसके बाद यहाँ पर मैनी एंटरप्राइजेज आर क्लोज डाउन, तो अब रिसेशन आना जैसे ही स्टार्ट होगा, इन्वेस्टमेंट कम हो गई, यानी कि लगभग कुछ एंटरप्राइजेज ऐसी होंगी जो बंद हो जाएंगी या बंद होने की कगार पर पहुंच जाती हैं। अनएम्प्लॉयमेंट स्प्रेड एंड इनकम ऑफ पीपल फॉल, तो जब यहाँ पर कुछ जो एंटरप्राइजेज हैं वो बंद होनी स्टार्ट हो गई, तो वहाँ पर जो लोग जॉब वगैरह करते थे वो बेरोजगार हो गए, उनकी इनकम कम हो गई, तो यानी कि बेरोजगारी भी होनी स्टार्ट हो जाएगी और जो लोगों की इनकम है वो भी गिरनी शुरू हो जाएगी। ये साइन होता है रिसेशन का। उसके बाद एज ए मैटर ऑफ फैक्ट बियॉन्ड द स्टेज ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट एनी इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इज फॉलोड बाय इंक्रीज इन इंटरेस्ट वेजेस एंड अदर कॉस्ट। तो यहाँ पर हमने बात की थी अभी कि जो बूम होगा उसमें ओवर एम्प्लॉयमेंट आ जाता है, यानी कि फुल के बाद आता है ओवर, यानी कि एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा, हद से ज़्यादा। तो जब ओवर एम्प्लॉयमेंट होता है तो वहाँ पर जो वेजेस हैं, इंटरेस्ट हैं, वो सभी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाते हैं, अदर कॉस्ट जो भी होगी वो भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। कॉन्सिक्वेंटली प्राइजेज राइज शार्पली कॉजिंग फॉल इन डिमांड, तो जिससे कि अब कॉस्ट अगर बढ़ेगी तो प्राइस जो है गुड्स के वो भी बढ़ जाएंगे। अब प्राइस बढ़ जाएंगे, अगर 20 वाली चीज़ 30 की हो गई तो लोग उसकी डिमांड कम कर देंगे। फॉल इन डिमांड अप्लाइज टू द फर्म टू सेल देयर स्टॉक एट रिड्यूस प्राइस, तो जब डिमांड कम हो गई तो उन्हें चीज़ों को कम रेट में बेचना पड़ेगा, यानी कि उन्हें स्टॉक तो क्लियर करना ही है, तो यहाँ पर स्टॉक क्लियर करने के लिए उन्हें कम रेट पर बेचना पड़ेगा। द वे ऑफ रिसेशन स्टार्टेड इन दिस फेज देयर इज डिक्लाइन इन इकोनॉमिक एक्टिविटीज द मेन फीचर ऑफ दीज आर, तो यहाँ पर इस तरह से जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो डाउन हो जाएंगी। तो हमने सबसे पहले बूम की बात की, उसमें सब कुछ बढ़ेगा, सिर्फ बेरोजगारी कम होगी। रिसेशन की कंडीशन कब होगी कि जब जिन्होंने पैसा लगाया उन्हें लॉस होना स्टार्ट हो गया, तो रिसेशन स्टार्ट हो जाएगा, कुछ फर्म्स एंटरप्राइजेज बंद तक हो जाएंगी, लोगों की जॉब चली जाएगी, तो अनएम्प्लॉयमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। अनएम्प्लॉयमेंट आएगा तो उनकी जो इनकम है वो कम होनी स्टार्ट हो जाएगी, और जो कॉस्ट है फुल एम्प्लॉयमेंट के बाद ओवर एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन में बढ़ जाती है, तो चीज़ें महंगी होंगी तो लोग डिमांड कम करेंगे, डिमांड कम करेंगे तो उन्हें कम प्राइजेस पर चीज़ें बेचनी पड़ेंगी, जिससे उन्हें लॉस भी होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ का कम या ज़्यादा होना बाकी सभी को इफेक्ट कर देता है, यानी कि लॉस होने से जैसे इन्वेस्टमेंट में लॉस होना स्टार्ट हुआ, इन्वेस्टमेंट कम हुई, सब चीज़ों का जो स्टेटस था वो चेंज ही हो गया, एकदम से कम ज़्यादा हो गया, लोगों की जॉब्स तक चली गई। अब इसके फीचर्स क्या क्या हैं? देयर इज़ फॉल इन इनकम एंड आउटपुट, तो जो लोगों की इनकम है और जो आउटपुट है वो कम हो जाएगा। वर्कर्स आर अंडर अनएम्प्लॉयड, तो जो एम्प्लॉयड वर्कर्स थे वो अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, जिनके पास रोजगार था वो बेरोजगार हो जाएंगे। प्राइस बिगिन टू फॉल, जो वस्तुओं की कीमतें हैं वो भी कम हो जाएंगी। वेजेस फॉल, जो वेजेस होंगे मजदूरी वगैरह वो भी कम हो जाएगी। प्रॉफिट फॉल, देयर इज़ नो न्यू बोरोइंग डिस्पाइट फॉल इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो प्रॉफिट भी कम हो जाएगा। जो बैंक है वो भी फिर लोन कम देगा, क्योंकि अगर उन्हें जो बैंक है उन्हें भी अगर पता लग गया कि मंदी आनी शुरू हो चुकी है तो वो भी लोन वगैरह कम कर देंगे, या फिर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देंगे, तो लोग अपने आप ही जो लोन है वो कम लेंगे। उसके बाद फॉल इन इन्वेस्टमेंट सेट्स इन मोशन द रिजर्व एक्शन ऑफ मल्टीप्लाई, कॉन्सिक्वेंटली इनकम फॉल मैनी टाइम देन द डिक्लाइन इन इन्वेस्टमेंट। तो बूम में बात की थी कि इनकम काफ़ी गुना चेंज हो जाएगी अगर इन्वेस्टमेंट में थोड़ा सा चेंज हुआ, तो उसी तरह से रिसेशन में इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी कम होगी तो जो इनकम है वो कई गुना कम हो जाएगी। तो इसके लिए आपको समझना होगा फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर। ये मैं नेक्स्ट वीडियो इसी पर ही बनाऊंगा कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड क्या चीज़ है, उसी की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो उसके बाद यहाँ पर डिमांड जो होगी कंज्यूमर की वो कम हो जाएगी, क्योंकि जब इनकम फॉल हो गई, लोग बेरोजगार हो गए, तो बेरोजगारी का होना, इनकम का कम होना, काम का ना होना, तो इससे वो डिमांड भी कम करेंगे। तो जो गुड्स का जो स्टॉक है उन्हें क्लियर करने के लिए कंपनीज को भी जो सामान सस्ते में बेचना पड़ेगा, और जो लोगों में एक डाउट की कंडीशन हो जाएगी, क्योंकि जिनके पास पैसा है वो भी सोचेंगे कि अब इसे कहाँ पर लगाएं जहाँ से इनकम आ जाए कि पैसा डूबे नहीं, तो डाउट और फियर की कंडीशन हो जाएगी, और जो आशा की किरणें बूम में दिखती थी वो निराशा में बदल जाएंगी। तो इससे क्या होगा कि जो शेयर की प्राइस हैं वो भी कम हो जाएंगी। तो ये था बूम का टॉपिक सबसे पहले, उसमें हर चीज़ बढ़ेगी, रिसेशन में हर चीज़ कम होनी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन बूम में बेरोजगारी कम हो रही थी, रिसेशन में बेरोजगारी बढ़नी शुरू हो चुकी है। थर्ड वन की बात करते हैं, डिप्रेशन।
यानी कि जब हमने डायग्राम में देखा था बूम के बाद रिसेशन धीरे धीरे नीचे आ रहा था, डिप्रेशन बी पॉइंट पर आकर बिल्कुल डाउन हो जाएगा जब, यानी कि सबसे लोएस्ट पॉइंट पर पहुंचेगी इकोनॉमी, उसे कहेंगे डिप्रेशन। इसमें क्या होगा, वंस द प्रोसेस ऑफ रिसेशन स्टार्ट इट बिकम ऑलमोस्ट डिफिकल्ट टू स्टॉप द रोड। तो अगर एक बार रिसेशन होना स्टार्ट हो गया तो उसे रोकना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। इट गोज ऑन मोमेंट एंड एंड्स होपलेस डिप्रेशन। तो जब एक बार वो डाउन जाना स्टार्ट हो गया तो वो डिप्रेशन पर जाकर ही रुकेगा, वो मंदी को लेकर ही आएगा। कॉन्सिक्वेंटली इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर फेस्ड विद डिप्रेशन और कॉन्ट्रैक्शन। तो अगर मंदी आएगी तो जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं वो भी कम हो जाएंगी, डिप्रेशन आ जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन सिकुड़ जाएंगी। उसके बाद अगर बात करें तो लेवल ऑफ आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट इज एक्सट्रीमली लो। तो जो लेवल होगा आउटपुट का और जो एम्प्लॉयमेंट का वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। रिसेशन में जो बेरोजगारी थी वो कम होनी स्टार्ट हुई थी, लेकिन यहाँ पर तो बेरोजगारी वो अपनी मतलब चरम सीमा पर पहुंच जाएगी, जो उसकी लिमिट है वहां तक पहुंच जाएगी, बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी जब मंदी आती है, डिप्रेशन आता है। अभी हम रियल लाइफ की बात करें तो कोविड के टाइम में जैसे ही लोगों के लॉकडाउन हुआ, दुकानें बंद हुई तो बेरोजगारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। तो ये रियल लाइफ एग्जाम्पल भी है हमारे सामने ही कोविड का। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं और क्या क्या होगा। प्राइस ऑफ द गुड्स फॉल मच मोर देन वेजेस एंड इंटरेस्ट। तो जो प्राइस होंगे गुड्स के वो भी कम हो जाएंगे, तो और जो वेजेस होगी, मजदूरी मिलनी होगी, वो भी यानी कि सैलरी वगैरह भी कम हो जाएगी। जैसा अभी हुआ कोविड के टाइम में लोगों की जो सैलरी पर काफ़ी ज़्यादा कट लग गए, 30 to 40% सैलरी ही मिली, 50 से 60% सैलरी उनकी काट ली गई, यानी कि कट लग जाएंगे सैलरी पर भी। तो गुड्स की जो प्राइसेस हैं वो भी कम हो जाएंगे, लेकिन वो वेजेस के मुकाबले कम हो जाएंगे। रिजल्ट इनटू हैवी लॉसेस टू एंटरप्रेन्योर्स एंड ट्रेडर। अब जब प्राइस भी कम हो जाएंगे तो जो एंटरप्रेन्योर होंगे, ट्रेडर होंगे, व्यापारी होंगे, उन्हें भी लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें तो वर्कर आर हिट एडवर्सली बिकॉज ऑफ वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट। वर्कर्स भी काफ़ी ज़्यादा हिट होंगे, जो दिहाड़ी वाले मजदूर वगैरह होंगे उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, वो सबसे ज़्यादा हिट होंगे। उसके बाद प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ द इकोनॉमी गो आउट ऑफ गियर। जो प्रोडक्शन सिस्टम होगा, जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होगा वो भी बिगड़ जाएगा, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, आउट ऑफ गियर हो जाएगा। हैवी फॉल इन द प्रॉफिट सर्व एज डिस्टिंग्विश टू एनी न्यू इन्वेस्टमेंट। अब जब प्रॉफिट कम होने स्टार्ट हो गए तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, क्योंकि जब लोगों को दिख गया कि प्रॉफिट नहीं हो रहे हैं तो लोग इन्वेस्टमेंट भी नहीं करेंगे। तो उसके बाद अगर बात करें तो yet no new investment take place in marginal efficiency of capital falls more than proportionate fall in rate of interest। तो जब न्यू इन्वेस्टमेंट ही नहीं होगी तो जो पहले वाली कैपिटल थी उसकी जो मार्जिनल एफिशिएंसी थी वो भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। अब यहाँ पर थोड़ी सी और बात करते हैं डिप्रेशन की। अंडर डिप्रेशन प्राइसेस ऑफ रॉ मटेरियल फॉल मोर देन द प्राइसेस ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो जो डिप्रेशन की स्थिति आती है वहाँ पर जो रॉ मटेरियल होगा उसकी कीमतें ज़्यादा डाउन हो जाती हैं एज़ कम्पेयर टू फिनिश्ड गुड्स, यानी कि जो कच्चा माल होता है उसकी कीमतें बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती हैं, लेकिन फिनिश गुड्स की इतनी डाउन नहीं हो पाती। इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ फार्मर एंड प्रोड्यूसर ऑफ रॉ मटेरियल ग्रोज वर्स देन दैट ऑफ ट्रेडर एंड प्रोड्यूसर ऑफ फिनिश्ड गुड। तो यहाँ पर जो किसान वगैरह होते हैं या वो प्रोड्यूसर जो कच्चा माल उगाते हैं यानी कि फसलें वगैरह, तो उनकी कंडीशन मंदी की स्थिति में, डिप्रेशन की स्थिति में ज़्यादा खराब हो जाती है एज़ कम्पेयर टू ट्रेडर्स, यानी कि जो सेकंड सेक्टर के और थर्ड सेक्टर के लोग हैं उनकी यहाँ पर ज़्यादा उन्हें दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी सेक्टर, यानी कि जो प्राइमरी सेक्टर में होंगे प्रोड्यूसर होंगे उन्हें ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ता है, उन्हें ज़्यादा दिक्कत होती है मंदी के टाइम में, डिप्रेशन के टाइम में। उसके बाद यहाँ पर बात करें तो बिकॉज ऑफ रिवर्स एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर एंड द एक्सेलरेटर देयर इज हैवी फॉल इन इनकम। इनकम में भी काफ़ी ज़्यादा फॉल होगा। एक बार फिर मल्टीप्लायर वर्ड का यूज़ हो गया, यानी कि इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी कम होगी लेकिन इनकम में काफ़ी ज़्यादा चेंज आ जाएगा। हम बात करेंगे अगले वीडियो में मल्टीप्लायर की। तो यहाँ पर शेयर प्राइस फॉल रैपिडली, और जो शेयर्स के प्राइस हैं वो भी तेज़ी से नीचे की ओर आएंगे, यानी कि गिरेंगे उसकी कीमतें। मैनी इंडस्ट्रीज आर रूइंड, बहुत सारी इंडस्ट्रीज ख़त्म हो जाएंगी, बंद हो जाएंगी। इट एडवर्सली इफेक्ट द एंटायर इकोनॉमी, तो पूरी इकोनॉमी पर बहुत ही बुरा असर होता है डिप्रेशन का, और वही होगा। सो अंडर डिप्रेशन ऑल इकोनॉमिक फैक्टर लाइक इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, प्राइजेस, प्रॉफिट, इंटरेस्ट, वेजेस, डिमांड एटसेट्रा हैव ए टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर सभी चीज़ें एक साथ ही आ गई कि डिप्रेशन में जो भी इकोनॉमिक फैक्टर है, चाहे वो इनकम हो,
चाहे वो आउटपुट हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो प्राइजेज हों गुड्स के, या फिर वो प्रॉफिट हो, या फिर इंटरेस्ट हो, या फिर वेजेस हो, या फिर डिमांड हो, हर चीज़ कम हो जाएगी, बिल्कुल सिकुड़ जाएगी। और इसके फीचर्स कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। लेवल ऑफ आउटपुट एंड इनकम इज लो, आउटपुट अब नहीं होगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट नहीं होगी, तो आउटपुट भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, तो इनकम भी कम हो जाएगी। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी बेरोजगारी। उसके बाद वेजेस, इंटरेस्ट एंड अदर कॉस्ट डिक्लाइन, तो जो वेजेस होंगी, इंटरेस्ट होंगी और जो दूसरी कॉस्ट होंगी वो कम हो जाएंगी। प्राइस लेवल भी कम हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ प्रॉफिट फॉल्स शार्पली, हैंस डिस्पाइट फॉल इन रेट ऑफ इंटरेस्ट इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट इज़ वेरी लो। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट होंगे वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगे। कैश रिजर्व विद द बैंक पाइल अप एंड डिमांड फॉर क्रेडिट फॉल्स, तो जो कैश रिजर्व वगैरह बैंक रखते हैं अपने पास वो बढ़ जाएंगे, और जो डिमांड होगी लोन के लिए, क्रेडिट के लिए, वो कम हो जाएगी। क्योंकि लोगों को जब दिखेगा ही नहीं कि इन्वेस्टमेंट करने से, ये बिजनेस स्टार्ट करने से कुछ प्रॉफिट होगा, तो वहाँ पर वो लोन नहीं लेंगे, या फिर बैंक भी मंदी की स्थिति को देखते हुए लोन ज़्यादा नहीं देगा। अगर देगा भी तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई भी रख सकता है। ओल्ड एंड worn आउट मशीन्स आर नॉट रिप्लेस्ड, हैंस डिमांड फॉर कैपिटल गुड्स फॉल। तो यहाँ पर जब इन्वेस्टमेंट लोग नहीं करेंगे तो जो पहले वाली मशीन्स है उनका भी तो, उनसे तो काम लेंगे, यानी कि जो पहले से इन्वेस्टमेंट की हुई है मशीन्स में उन्हीं का यूज़ करते रहेंगे, तो वो ख़राब हो जाएंगी, उनमें टूट फूट ज़्यादा होनी स्टार्ट हो जाएगी। और नई इन्वेस्टमेंट भी वो कैपिटल गुड्स में नहीं करेंगे, तो जो कैपिटल गुड्स की जो डिमांड है वो भी कम हो जाएगी। डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स फॉल, अब जो कैपिटल गुड्स की मांग जो है, जो माल लगता है कैपिटल गुड्स में, उसकी मांग कम होगी, तो यहाँ पर जो कंज्यूमर गुड्स हैं उनकी भी जो मांग है वो कम हो जाएगी, डिमांड। देयर इज एन ऑल राउंड डिक्लाइन इन इन्वेस्टमेंट कॉजिंग रिवर्स एक्शन ऑफ मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर, तो यहाँ पर जो डिक्लाइन हो जाएगी इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा ओवरऑल भी, जिससे कि रिवर्स एक्शन हो जाएगा मल्टीप्लायर का। एक बार फिर मल्टीप्लायर का इस्तेमाल हो रहा है वर्ड का। पीपल ग्रो पेसिमिस्ट एंड इट इफेक्ट इकोनॉमी एडवर्सली, तो लोगों में निराशा छा जाएगी और ये काफ़ी ज़्यादा पूरी तरह से इफेक्ट करेगा इकोनॉमी को। तो ये था डिप्रेशन। डिप्रेशन में तो हर चीज़ अपने लोवेस्ट लेवल पर पहुंच जाती है, सिर्फ एक ही चीज़ है जो बढ़ती रहती है, वो है बेरोजगारी। बाकी सब कुछ लोवेस्ट लेवल पर पहुंच जाता है, चाहे वो लोगों की इनकम हो या फिर वो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट वगैरह हो, सब कुछ। तो यहाँ पर ये था सबसे पहले बूम, उसके बाद रिसेशन, उसके बाद डिप्रेशन यानी कि लोएस्ट पॉइंट। अब डिप्रेशन हमेशा तो नहीं रहेगी मंदी, वहाँ से धीरे धीरे वो रिकवर होना स्टार्ट होगा, जैसे कि हमने अभी अपने डायग्राम में देखा था बोर्ड पर। तो उसी की बात करते हैं। रिकवरी क्या होता है? इट वर्थ नथिंग दैट डिप्रेशन फेज कैन नॉट लास्ट फॉर एवर। ये तो सभी हम जानते हैं कि डिप्रेशन, जो मंदी की स्थिति है, वो भी हमेशा नहीं रहेगी। ड्यूरिंग द फेज ऑफ डिप्रेशन द एंटरप्रेन्योर डू नॉट इवन रिप्लेस मशीन्स एंड अदर कैपिटल गुड्स, प्रोडक्शन फॉल्स कंसिडरेबली। तो हमने अभी जो ऊपर अभी बात की, डिप्रेशन में जो भी कैपिटलिस्ट गुड्स हैं, यानी कि जो कैपिटल लगाते हैं, जो न्यू मशीन की खरीदारी वगैरह एंटरप्रेन्योर वगैरह नहीं करेंगे क्योंकि डिप्रेशन की स्थिति है, तो उससे क्या होगा? प्रोडक्शन कम होगा। लेकिन क्या जो मशीनें लगातार टूट फूट हो रही है, क्या वो हमेशा चलती रहेंगी फिर भी? यानी कि वो बिल्कुल कभी ना कभी तो ऐसा आएगा कि जब वो काम करना बंद कर देंगी। स्टॉक ऑफ गुड्स आर देयर लोवेस्ट, जब वो काम करना बंद कर देंगी तो वो जो माल नहीं बन पाएगा, जो स्टॉक होगा वो सबसे कम हो जाएगा, लोएस्ट स्तर पर पहुंच जाएगा। इवन ड्यूरिंग द फेज ऑफ डिप्रेशन ए सिचुएशन डज अराइज वेयर इन द शॉर्टेज ऑफ गुड्स इज एक्सपीरियंस। चाहे डिप्रेशन की स्थिति में भी एक ना एक पॉइंट ऐसा आता है, एक ना एक कंडीशन सिचुएशन ऐसी आती है कि जब स्टॉक की कमी हो जाती है, यानी कि जो सामान है, प्रोडक्शन है, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो वो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो नई मशीनें लगाते नहीं हैं, तो जो पहले वाली मशीनों में टूट फूट होने के कारण वो उनकी जो कैपेसिटी होती है प्रोडक्शन की वो कम हो जाती है। तो ये कुछ डिफरेंसेस भी आ जाती हैं जिनके कारण की जो स्टॉक है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है। रिकवरी में क्या होगा? नीड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन्स बिकम सो इम्पेरेटिव दैट द एंटरप्रेन्योर्स आर ऑब्लाइज्ड टू बाय न्यू मशीन टू रिप्लेस ओल्ड एंड वर्न आउट ऑफ वंस। तो यहाँ पर डिप्रेशन में तो वो नई मशीन लेंगे नहीं क्योंकि मंदी की स्थिति है, लेकिन रिकवरी में उन्हें मशीन नहीं लेनी ही होगी। यानी कि एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि यहाँ पर एग्जांपल के साथ हम चलते हैं कि कोई एंटरप्रेन्योर है या फिर प्रोड्यूसर है, उसके पास 5 मशीनें हैं, 5 मशीनों से वो लगातार प्रोडक्शन करता ही रह रहा है
उसके बाद डिप्रेशन आ गया तो उसने नई मशीनें भी नहीं लगाई, लेकिन कोई ना कोई कंडीशन तो ऐसी आएगी कि 5 में से एक मशीन खराब हो गई, दूसरी खराब हो गई, तीसरी खराब हो गई, फिर भी वो 2 से कर रहा है तो प्रोडक्शन कम हो गया, यानी कि अब उसे प्रोडक्शन तो बढ़ाना पड़ेगा, या तो वो उन्हें ठीक करवाएगा या नहीं लेगा। तो अब अगर नई मशीन्स तो उसे लेनी पड़ेंगी। जब वो नई मशीन लेगा तो एक तरह से उसकी इन्वेस्टमेंट हो गई, किसमें? कैपिटलिस्ट गुड्स में। तो कैपिटलिस्ट गुड्स में इन्वेस्टमेंट जैसे ही हो जाएगी, जो इकोनॉमी है वो रिकवरी की ओर हो जाएगी, यानी कि जो कैपिटलिस्ट गुड्स में इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ही ये इन्वेस्टमेंट होगी कैपिटलिस्ट गुड्स में, तो जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगी वो थोड़ी थोड़ी इंक्रीज होनी स्टार्ट होगी और जो इकोनॉमी है वो ऊपर की ओर रिकवरी करना शुरू कर देगी। उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं, इट रिजल्ट इनटू मोर डिमांड फॉर कैपिटलिस्ट गुड। अगर धीरे धीरे प्रोड्यूसर नई मशीनें लगाने लग गया तो कैपिटलिस्ट गुड्स की मांग बढ़ जाएगी। इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज इज इंक्रीज, तो जो इन्वेस्टमेंट होगी कैपिटलिस्ट गुड्स में वो भी इंक्रीज हो जाएगी। एज ए रिजल्ट ऑफ इट इंट्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर कम्स इनटू प्ले एंड देयर इज इंक्रीज इन इनकम। तो यहाँ पर जो मल्टीप्लायर और एक्सेलरेटर है ये यहाँ पर काम करना अपना स्टार्ट कर देंगे और इन्वेस्टमेंट के कारण इनकम में काफ़ी ज़्यादा चेंज आ जाएगा। डिमांड फॉर गुड्स राइजेज, तो जो गुड्स होंगी डिमांड होगी वो राइज हो जाएगी, क्योंकि जब भी इन्वेस्टमेंट होनी स्टार्ट हो जाएगी इकोनॉमी में लोगों की इनकम बढ़ जाएगी। ऐसा क्यों होगा वो मल्टीप्लायर वाली वीडियो में ही बात करेंगे हम। देयर इज इनकम इंक्रीज इन आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो, तो इनकम में भी इंक्रीज हो जाएगा, आउटपुट में भी और एम्प्लॉयमेंट में भी। सो द इकोनॉमी ग्रेजुअली मूव्स फ्रॉम डिप्रेशन टू रिकवरी, और धीरे धीरे इकोनॉमी डिप्रेशन से रिकवरी की ओर शुरू हो जाएगी चलना। द वेव ऑफ रिकवरी वंस इनिशिएटेड बिगन्स टू फेड अप इटसेल्फ, तो अगर एक बार ये धीरे धीरे होनी रिकवरी स्टार्ट हो गई तो वो रिकवर कर लेगी। अब इसके मेन फीचर्स क्या क्या हैं? रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट रिजल्ट इनटू इंक्रीज इन इनकम एंड आउटपुट, तो यानी कि जो रिप्लेस होंगी मशीनरी कैपिटलिस्ट गुड्स उनके जो उनमें चेंज होने से, उनमें इन्वेस्टमेंट होने से ओवरऑल जो आउटपुट होगा और जो इनकम होगी वो इंक्रीज हो जाएगी। एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ जाएगा। अब अगर इन्वेस्टमेंट होनी स्टार्ट होगी, प्रोडक्शन बढ़ाना है तो लोग चाहिए तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ जाएगी। थर्ड वन इज डिमांड फॉर कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन गुड्स राइजेज, तो जो डिमांड होगी प्रोडक्शन गुड्स की या फिर कंजम्पशन गुड्स की वो बढ़ जाएगी। नेक्स्ट वन इज प्राइजेस बिगन टू लुक अप, प्राइजेस भी बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे धीरे धीरे। अब डिमांड वगैरह बढ़ेगी तो प्राइजेस भी धीरे धीरे बढ़ जाएंगी, क्योंकि प्रोडक्शन तो एक साथ नहीं बढ़ेगा, वो भी धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन डिमांड तो बढ़ेगी। जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी तो एक कंडीशन में जो प्राइजेस होंगे वो भी धीरे धीरे अप हो जाने स्टार्ट हो जाएंगे रिकवरी के साथ साथ। उसके बाद प्रॉफिट भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बढ़ी तो इनकम बढ़ी, यानी कि प्रॉफिट बढ़ गए। कॉस्ट इंक्रेटिवली लेस, तो कॉस्ट भी धीरे धीरे बढ़ेगी लेकिन उतनी नहीं बढ़ेगी जिस तरह से इनकम बढ़ेगी, प्रॉफिट बढ़ेंगे। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, हमने अभी बात की। डिमांड फॉर बैंक लोन एंड एडवांस इंक्रीज, तो डिमांड जो बैंक लोन होंगे वो भी लोग काफ़ी ज़्यादा लेना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि रिकवर होना स्टार्ट हो जाएगा। लोगों को पता लग गया कि मंदी से रिकवरी की पोजीशन आने वाली है, तो वहाँ पर वो भी लोन लेंगे और नए बिजनेस या फिर एंटरप्रेन्योर्स भी नए बिजनेस वगैरह स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। पेसिमिज्म गिव्स प्लेस टू ऑप्टिमिज्म, निराशा से आशा के लोग चलने लग जाएंगे। तो यहाँ पर ये था 4 फेजेस, बूम, रिसेशन, डिप्रेशन, रिकवरी। चारों के फीचर्स की बात कर ली, जो बिजनेस साइकिल के टाइप्स हैं उसकी भी बात कर ली है। तो यहाँ पर एक चार्ट के अकॉर्डिंग अब आपको थोड़ी देर बाद आपकी स्क्रीन पर दिखेगा एक चार्ट, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इसे समझना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पर बात करें तो बूम में रोजगार बढ़ेगा, यानी कि एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगा। रिसेशन में वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, सडनली फॉल्स हो जाएगा। डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा और रिकवरी में धीरे धीरे स्लोली राइज हो जाएगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। आउटपुट में क्या होगा? बूम में तो इंक्रीज रहेगा, रिसेशन में थोड़ा सा गिर जाएगा, डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा गिर जाएगा और रिकवरी में स्लोली बढ़ जाएगा आउटपुट भी। वेजेस भी बूम में हाई यानी कि राइज हो जाएंगे, रिसेशन में फॉल्स, डिप्रेशन में वेरी लो और उसके बाद रिकवरी में बिगन टू राइज, यानी कि वेजेस भी धीरे धीरे बढ़ेंगे। फोर्थ वन इज प्राइजेस, प्राइजेस भी बूम में हाई होंगे, रिसेशन में थोड़े से कम हो जाएंगे, फॉल्स शार्पली। उसके बाद डिप्रेशन में बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएंगे और जो रिकवरी की कंडीशन है कि वो भी धीरे धीरे बढ़ने शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट वन इज इंटरेस्ट, इंटरेस्ट जो होगा बूम में हाई रहेगा, रिसेशन की कंडीशन में गिरना स्टार्ट हो जाएगा, बिगन्स टू फॉल।
जो डिप्रेशन की कंडीशन में बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा, रिकवरी में बढ़ जाएगा, यानी कि बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद बैंक का क्रेडिट, यानी कि जो बैंक से लोन वगैरह लेते हैं उसमें क्या होगा चेंज। बूम में तो लोग ज़्यादा लोन लेंगे, बढ़ेगा। रिसेशन के अंदर वो कम हो जाएगा अचानक से। डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। और रिकवरी की कंडीशन आते ही लोग एक बार फिर लोन लेना स्टार्ट कर देंगे, तो बिगन्स टू एक्सपेंड। नेक्स्ट वन इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन की जो लागत है वो बूम की कंडीशन में बढ़ेगी, रिसेशन में कम हो जाएगी, और जो डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी। रिकवरी की कंडीशन आते ही जो कॉस्ट होगी प्रोडक्शन की वो धीरे धीरे बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी, जैसा हमने अभी बात भी की थी रिकवरी के पॉइंट में। नेक्स्ट वन इज स्टॉक। स्टॉक यानी कि बूम की कंडीशन में अगर आउटपुट अच्छा है, एम्प्लॉयमेंट अच्छा है, तो ये स्टॉक भी सबसे ज़्यादा रहेंगे, लार्ज स्टॉक होगा। रिसेशन में गिरना स्टार्ट हो जाएगा, डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा गिर जाएगा, और जो रिकवरी की कंडीशन होगी उसमें बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट वन इज फीलिंग। जो बूम की कंडीशन में ऑप्टिमिज्म यानी कि आशा होगी लोगों को कि और ज़्यादा प्रॉफिट होंगे। रिसेशन की कंडीशन में डाउट और फियर आ जाएगा कि अब लॉस ना हो जाए। और जो डिप्रेशन में तो निराशा ही छा जाएगी कि मंदी ही आ गई है अब तो। और जो रिकवरी की कंडीशन होगी एक बार फिर आशा जगेगी कि अब बूम आएगा। तो इस तरह से ये चार्ट से समझना काफ़ी ज़्यादा इजी हो गया है। यहाँ पर ये जो भी बिजनेस की साइकिल है 4 फेज हैं। तो यही था इस वीडियो में टॉपिक समझाया, तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं चैनल पर, तो आप उन्हें भी कंसीडर कर सकते हैं, चाहे वो इंग्लिश की हो चाहे वो कॉर्पोरेट लॉ की हो। दूसरा चैनल जो एनी टाइम अकाउंटेंसी, उस पर भी काफ़ी अलग अलग टॉपिक की वीडियोस डाली जा रही हैं। उसके अलावा शॉर्ट्स भी आप हमारी जरूर देखें, काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट की बात हम करते रहते हैं। तो यही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।